अध्याय आए। बेल्जियम और अरब। लेफ्टिनेंट एल्बर्ट वेरपर के पास सिर्फ उस नाम की प्रतिष्ठा थी जिसका उसने अपमान किया था और जिसके कारण वह कैशियर बनने से बाल बाल बच गया था। पहले तो वह विनम्रतापूर्वक आभारी था कि उसे इस भगवान भुलाए गए कांगो पोस्ट पर भेजा गया था, न कि उसे कोर्ट मार्शल किया गया था, जैसा कि वह उचित रूप से हकदार था। लेकिन अब 6 महीने की निरस्ता, भयावह अलगाव और अकेलेपन ने एक बदलाव ला दिया था। युवक लगातार अपने भाग्य के बारे में सोचता रहता था। उसके दिन रुगन आत्मदया से भरे हुए थे, जिसने अंततः उसके कमजोर और अस्थिर मन में उन लोगों के लिए घृणा पैदा कर दी जिन्होंने उसे यहाँ भेजा था, उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें उसने पहले अपमान से बचाने के लिए आंतरिक रूप से धन्यवाद दिया था। उसे ब्रसल्स के खुशहाल जीवन पर उतना ही अफसोस था जितना उसे उन पापों पर कभी नहीं हुआ था जिन्होंने उसे इस सबसे खुशहाल राजधानी से छीन लिया था। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका आक्रोश कांगो देश में उस प्राधिकारी के प्रतिनिधि पर केंद्रित होता गया जिसने उसे निर्वासित किया था, उसका कप्तान और तत्काल वरिष्ठ। यह अधिकारी एक ठंडा, अल्पभाषी व्यक्ति था जो अपने अधीनस्थों में बहुत कम प्रेम जगाता था। फिर भी उसकी छोटी कमान के अश्वेत सैनिक उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे। वेरपर घंटों अपने वरिष्ठ को घूरता रहता था, जबकि दोनों अपने कॉमन क्वार्टर के बरामदे में बैठकर शाम की सिगरेट पीते थे, और ऐसा लगता था कि दोनों में से कोई भी चुप्पी तोड़ना नहीं चाहता था। लेफ्टिनेंट के प्रति बेतुकी नफरत आखिरकार उन्माद के रूप में बदल गई। उसने कैप्टन की स्वाभाविक चुप्पी को उसकी पिछली कमियों के कारण उसे अपमानित करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास में बदल दिया। उसने कल्पना की कि उसका वरिष्ठ उसे घृणा की दृष्टि से देखता है, और इसलिए वह अंदर ही अंदर चिढ़ता और गुस्सा करता रहा, जब तक कि एक शाम उसका पागलपन अचानक हत्यारा नहीं बन गया। उसने अपनी कमर पर रिवॉल्वर के बट को उंगलियों से दबाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। आखिरकार उसने बात की, तुमने आखिरी बार मेरा अपमान किया है। वह चिल्लाया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं एक अधिकारी और सज्जन व्यक्ति हूँ, और मैं तुमसे हिसाब लिए बिना इसे और बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम सुअर हो। कैप्टन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपने कनिष्ठ की ओर रुख किया। उसने पहले भी जंगल में पागलपन की हद तक लोगों को देखा था, अकेलेपन और बेकाबू चिंतन का पागलपन, और शायद बुखार का हल्का सा असर। वह उठा और अपना हाथ दूसरे के कंधे पर रखने के लिए बढ़ाया। उसके होठों पर सलाह के शांत शब्द थे, लेकिन वे कभी बोले नहीं गए। वेरपर ने अपने वरिष्ठ की कार्रवाई को उसके करीब आने की कोशिश के रूप में समझा। उसका रिवॉल्वर कैप्टन के दिल के बराबर था, और जब वेरपर ने ट्रिगर खींचा तो कैप्टन ने बस एक कदम ही उठाया था। बिना किसी कराह के वह आदमी बरामदे के खुरदरे तख्ते पर जा गिरा, और जैसे ही वो गिरा वेरपर के दिमाग पर छाई धुंध हट गई, ताकि वह खुद को और अपने द्वारा किए गए काम को उसी नज़र से देख सके जिस नज़र से उसे आंकने वाले लोग उसे देखेंगे। उसने सैनिकों के क्वार्टर से उत्साहित उद्गार सुने और लोगों को अपनी दिशा में दौड़ते हुए सुना। वे उसे पकड़ लेंगे, और अगर वे उसे नहीं मारेंगे तो वे उसे कांगो के नीचे उस बिंदु तक ले जाएंगे जहां एक उचित ढंग से आदेशित सैन्य न्यायाधिकरण ऐसा ही प्रभावी ढंग से करेगा, हालांकि अधिक नियमित तरीके से। वेरपर को मरने की कोई इच्छा नहीं थी। इससे पहले उसने कभी भी जीवन के लिए इतनी लालसा नहीं की थी जितनी इस पल में कि उसने अपने जीने के अधिकार को इतने प्रभावी ढंग से खो दिया था। लोग उसके पास आ रहे थे। उसे क्या करना था? उसने इधर उधर देखा जैसे कि अपने अपराध के लिए एक वैध बहाने की ठोस तलाश कर रहा हो, लेकिन उसे केवल उस आदमी का शव ही मिला जिसे उसने बिना किसी कारण के गोली मार दी थी। निराशा में वह मुड़ा और आने वाले सैनिकों से भाग गया। वह परिसर के पार भागा, उसकी रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में कसी हुई थी। गेट पर एक संतरी ने उसे रोक दिया। वेरपर ने बातचीत करने या अपने आदेश का प्रभाव डालने के लिए रुका नहीं, उसने केवल अपना हथियार उठाया और निर्दोष अश्वेत को गोली मार दी। एक पल बाद भगोड़ा गेट खोलकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह मृत संतरी की राइफल और गोला बारूद बेल्ट को अपने पास ले लेता, पूरी रात वेरपर जंगल के बीचों बीच भागता रहा। बीच बीच में शेर की आवाज सुनकर वह रुक जाता था, लेकिन अपनी राइफल को तैयार करके वह फिर आगे बढ़ जाता था।
उसे अपने पीछे के जंगली मांसाहारी जानवरों से ज्यादा पीछे के मानव शिकारियों का डर था। आखिरकार भोर हो गई, लेकिन फिर भी वह आदमी आगे बढ़ता रहा। भूख और थकान का सारा एहसास पकड़े जाने के डर में खो गया था। वह सिर्फ भागने के बारे में सोच सकता था। जब तक पीछा करने से कोई और खतरा न रहे, तब तक वह आराम करने या खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और इसलिए वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा जब तक कि आखिरकार वह गिर पड़ा और फिर से उठ नहीं सका। वह कितनी देर तक भागता रहा, उसे नहीं पता था, या जानने की कोशिश भी नहीं की। जब वह और नहीं भाग सकता था, तो ये ज्ञान कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था, पूरी तरह से थकावट की बेहोशी में उससे छिपा हुआ था। और इस तरह अरब के अखमेत ज़ेक ने उसे खोज निकाला। अखमेत के अनुयायी अपने वंशानुगत शत्रु के शरीर में भाला घोंपने के पक्ष में थे, लेकिन अखमेत ने ऐसा नहीं किया। पहले वह बेल्जियम के व्यक्ति से पूछताछ करेगा। किसी व्यक्ति से पहले पूछताछ करना और फिर उसे मार डालना, पहले उसे मारने और फिर उससे पूछताछ करने से कहीं ज्यादा आसान है। इसलिए उसने लेफ्टिनेंट एल्बर्ट वेरपर को अपने तंबू में ले जाने को कहा, और वहां दासों ने उसे थोड़ी मात्रा में शराब और खाना दिया जब तक कि आखिरकार कैदी को होश नहीं आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने चारों ओर अजीब काले लोगों के चेहरे देखे और तंबू के ठीक बाहर एक अरब की आकृति देखी। उसके सैनिकों की वर्दी कहीं भी नहीं दिखी। अरब मुड़ा और कैदी की खुली आंखों को अपनी ओर देखकर तंबू में प्रवेश किया। मैं अखमेत ज़ेक हूँ, उसने घोषणा की। तुम कौन हो और मेरे देश में क्या कर रहे थे? तुम्हारे सैनिक कहाँ हैं? अखमेत ज़ेक। वेरपर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल बैठ गया। वह सबसे कुख्यात हत्यारों के चंगुल में था, सभी यूरोपीय लोगों से नफरत करने वाला, खासकर उन लोगों से जो बेल्जियम की वर्दी पहनते थे। कई सालों तक बेल्जियम कांगो की सैन्य ताकतों ने इस आदमी और उसके अनुयायियों पर एक निरर्थक युद्ध छेड़ा था, एक ऐसा युद्ध जिसमें किसी भी पक्ष ने कभी दया की मांग नहीं की थी और न ही उम्मीद की थी। लेकिन जल्दी बेल्जियम के लोगों के प्रति उस आदमी की नफरत में वेरपर को अपने लिए उम्मीद की एक धुंधली किरण दिखाई दी। वह भी एक बहिष्कृत और अपराधी था। अब तक कम से कम उन दोनों का हित एक समान था, और वेरपर ने इस पर खेलने का फैसला किया ताकि वह इससे जो भी हासिल कर सके, उसे हासिल कर सके। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, उसने जवाब दिया, और तुम्हें खोज रहा था। मेरे लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। मैं उनसे नफरत करता हूँ। अब भी उनके सैनिक मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं। मुझे पता था कि तुम मुझे उनसे बचाओगे, क्योंकि तुम भी उनसे नफरत करते हो। बदले में मैं तुम्हारी सेवा लूंगा। मैं एक प्रशिक्षित सैनिक हूँ। मैं लड़ सकता हूँ, और तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। अखमेत ज़ेक ने चुपचाप यूरोपीय को देखा। उसके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे, जिनमें से मुख्य ये था कि अविश्वासी झूठ बोल रहा था। बेशक इस बात की संभावना थी कि उसने झूठ नहीं बोला था, और अगर उसने सच कहा था तो उसका प्रस्ताव विचार करने लायक था, क्योंकि लड़ाकू लोग कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते, खास तौर पर गोरे लोग जिनके पास सैन्य मामलों का वह प्रशिक्षण और ज्ञान होता है जो एक यूरोपीय अधिकारी के पास होना चाहिए। अखमेत ज़ेक ने क्रोध किया और वेरपर का दिल बैठ गया, लेकिन वेरपर अखमेत ज़ेक को नहीं जानता था, जो हमेशा क्रोध करता था जहां कोई मुस्कुराता था, तथा जहां कोई क्रोध करता था वहां मुस्कुराता था। और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है, अखमेत ज़ेक ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी मार डालूंगा। अपनी सेवाओं के बदले में तुम अपनी जान के अलावा और क्या चाहते हो? वेरपर ने कहा, पहले तो सिर्फ मेरा ही रखवाला है। बाद में अगर मैं ज्यादा लायक हो जाऊंगा तो हम आसानी से समझौता कर लेंगे। उस समय वेरपर की एकमात्र इच्छा अपनी जान बचाना थी, और इस तरह समझौता हो गया और लेफ्टिनेंट एल्बर्ट वेरपर कुख्यात अखमेत ज़ेक के हाथीदांत और गुलामों पर हमला करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया। कई महीनों तक विद्रोही बेल्जियन उस क्रूर हमलावर के साथ घूमता रहा। वह अपने साथी हताशों की तरह ही क्रूर और क्रूर तरीके से लड़ा। अखमेत ज़ेक ने अपने रंगरूट को चील की नज़र से देखा और बढ़ती संतुष्टि के साथ, जो अंततः उस व्यक्ति में अधिक आत्मविश्वास के रूप में अभिव्यक्त हुई और परिणामस्वरूप वेरपर के लिए कार्रवाई की अधिक स्वतंत्रता हुई।
अखमेत ज़ेक ने बेल्जियम के इस व्यक्ति को काफ़ी हद तक अपने विश्वास में ले लिया और आखिरकार उसे एक ऐसी योजना बताई जिसे अरब ने बहुत समय से पोषित किया था, लेकिन जिसे लागू करने का उसे कभी मौका नहीं मिला था। हालांकि एक यूरोपीय की सहायता से यह काम आसानी से पूरा किया जा सकता था। वह वेरपर जैसा लग रहा था। क्या तुमने उस आदमी के बारे में सुना है जिसे लोग टार्ज़न कहते हैं? उसने पूछा। वेरपर ने सिर हिलाया। मैंने उसके बारे में सुना है, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। लेकिन उसके बिना हम अपना व्यापार सुरक्षित और बहुत लाभ के साथ कर सकते थे, अरब ने आगे कहा। सालों से वह हमसे लड़ता रहा है, हमें देश के सबसे अमीर हिस्से से भगाता रहा है, हमें परेशान करता रहा है और मूल निवासियों को हथियार देता रहा है ताकि जब हम व्यापार करने आए तो वे हमें पीछे हटा दें। वह बहुत अमीर है। अगर हम उसे सोने के कई टुकड़े देने के लिए कोई रास्ता खोज सके तो हम न केवल उससे बदला ले सकेंगे, बल्कि हम उन बहुत सी चीज़ों का बदला भी चुका सकेंगे जो उसने हमें अपने संरक्षण में मूल निवासियों से जीतने से रोकी हैं। वेरपर ने एक रत्नजड़ित केस से सिगरेट निकाली और उसे जलाया। और आपके पास उससे पैसे वसूलने की कोई योजना है? उसने पूछा। उसकी एक पत्नी है, अखमेत ज़ेक ने उत्तर दिया, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है। अगर हमें इस टार्ज़न से फिरौती की रकम वसूलना मुश्किल हो गया तो वह उत्तर की ओर बहुत बड़ी कीमत दिलाएगी। वेरपर ने सोच में सिर झुका लिया। अखमेत ज़ेक उसके उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा था। एल्बर्ट वेरपर में जो अच्छाई बची थी, वह एक गोरी औरत को मुस्लिम हरम की गुलामी और अपमान में बेचने के विचार से विद्रोह कर गई। उसने अखमेत ज़ेक की ओर देखा। उसने अरब की आंखें सिकुड़ी हुई देखीं और उसने अनुमान लगाया कि दूसरे ने उसकी योजना के प्रति विरोध को भांप लिया है। वेरपर के लिए मना करने का क्या मतलब होगा? उसका जीवन इस अर्ध बर्बर के हाथों में था, जो एक अविश्वासी के जीवन को कुत्ते से भी कम महत्व देता था। वेरपर को जीवन से प्यार था। वैसे भी यह महिला उसके लिए क्या थी? वह निस्संदेह एक यूरोपीय थी, संगठित समाज की सदस्य थी। वह एक बहिष्कृत व्यक्ति था। हर गोरे आदमी का हाथ उसके खिलाफ था। वह उसकी स्वाभाविक दुश्मन थी, और अगर वह उसके विनाश में खुद को उधार देने से इनकार करता तो अखमेत ज़ेक उसे मरवा देता। आप हिचकिचा रहे हैं, अरब ने बड़बड़ाया। मैं तो बस सफलता की संभावनाओं को तौल रहा था, वेरपर ने झूठ बोला, और अपने इनाम को। एक यूरोपीय के रूप में मैं उनके घर और मेज पर प्रवेश पा सकता हूँ। तुम्हारे साथ कोई और नहीं है जो इतना कुछ कर सके। जोखिम बहुत होगा। मुझे अच्छा वेतन मिलना चाहिए, अखमेत ज़ेक। हमलावर के चेहरे पर राहत की मुस्कान तैर गई। ठीक कहा, वेरपर, और अखमेत ज़ेक ने अपने लेफ्टिनेंट के कंधे पर थपथपाया। तुम्हें अच्छा वेतन मिलना चाहिए और तुम पाओगे भी। अब हम साथ बैठकर योजना बनाते हैं कि यह काम सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। और दोनों आदमी अखमेट के एक बार के भव्य तंबू के फीके रेशमी कपड़ों के नीचे एक नर्म गलीचे पर बैठ गए और देर रात तक धीमी आवाज में एक साथ बातें करते रहे। दोनों लंबे और दाढ़ी वाले थे, और धूप और हवा के संपर्क में आने से यूरोपीय के रंग में लगभग अरब रंग आ गया था। पोशाक के हर विवरण में भी उसने अपने प्रमुख के फैशन की नकल की, ताकि बाहरी तौर पर वह दूसरे की तरह ही अरब लगे। जब वह उठा और अपने तंबू में गया तो देर हो चुकी थी। अगले दिन वेरपर ने अपनी बेल्जियम की वर्दी को ठीक करने में बिताया और उसमें से हर वह निशान मिटा दिया जो उसके सैन्य उद्देश्यों का संकेत दे सकता था। लूट के विविध संग्रह से अखमेत ज़ेक ने एक पिथ हेलमेट और एक यूरोपीय काठी खरीदी और अपने काले दासों और अनुयायियों से कुलियों, अस्करियों और टेंट बॉयज का एक दल खरीदा ताकि एक बड़े शिकारी के लिए एक मामूली सफारी बनाई जा सके। इस दल के प्रमुख के रूप में वेरपर शिविर से निकल पड़े।